आफ्टरनून। पीछे वाले लोग नींद में हो क्या? गुड आफ्टरनून। सब ठीक है? मनोज सर ने लेट छोड़ा था क्या? हाँ, मुझे इंस्ट्रक्शन मिला कि सर लेट जाना है क्लास में। सो आपका लंच ब्रेक खत्म हुआ है जस्ट, राइट? इसीलिए नींद आ रही है क्या खाना खा के? खाना खाने का टाइम नहीं मिला? कब छोड़ा था मनोज सर ने क्लास ला उनकी वाली में? अच्छा, 1:25 पर। तो खाना खा लिया नहीं खाया? बहुत स्ट्रगल है यार जीवन में तुम्हारे भी यार इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। आपको एक सब्जेक्ट है सीए इंटर में। आई होप यू ऑल आर अवेयर कि आपको सीए इंटर में ग्रुप 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। उसमें एक सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज कॉर्पोरेट लॉज, अदर वन इज अदर लॉज। ये है 70 मार्क्स का पार्ट, ये है 30 मार्क्स। टोटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। फर्स्ट ग्रुप का सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, कॉर्पोरेट लॉ 70 मार्क्स, अदर लॉ 30 मार्क्स। कॉर्पोरेट लॉज के नाम पर क्या क्या? आज का हमारा डिस्कशन यही होगा। मैं यही समझाने की भी कोशिश करूंगा आपको अगले 1-2 दिन कॉर्पोरेट लॉज क्या है, कंपनीज क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि शायद आपको पहले दूसरे दिन तो बैठे हुए लगता भी है कि हमको मत बताओ, हमको सब समझ में आता है, बट इस लेवल पर आकर वो सब डिस्कशन करेंगे डेप्थ में जाकर। तो बिफोर वी स्टार्ट, हाँ बेटा वहीं आ रहा हूं, डायरेक्टली वहीं आ रहा हूं। सो बिफोर आई इंट्रोड्यूस यू गाइज टू दिस सब्जेक्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल। बाय एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। आई एम ऑल्सो कंपनी सेक्रेटरी। एक नाम धीरे धीरे आप सुन लोगे हमारे कॉमर्स फील्ड का। इज वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स राइट नाउ इज रजिस्टर्ड वैल्यूअर। जब धीरे धीरे आप कंपनी लॉ पढ़ोगे और आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनीज, उनकी सिक्योरिटीज, उनकी असेट्स का वैल्यूएशन हर कोई नहीं कर सकता, केवल और केवल एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही कर सकता है। वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनने के लिए आप या तो एक सीए हो या एक सीएस हो, कुछ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस हो, उसके बाद एक टिपिकल एग्जाम होता है, ट्रेडिंग्स होती है, उसके बाद आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स बन सकते हो। एज ऑफ नाउ देयर आर ओनली 1500 रजिस्टर्ड वैल्यूअर इन एंटायर इंडिया। पूरे देश में केवल 1500 रजिस्टर्ड वैल्यूअर हैं। फॉर्चुनेटली आई एम वन ऑफ देम। नेक्स्ट, ये नाम आप धीरे धीरे और सुनोगे डेप्थ में। आप जानते हो हर बड़ी कंपनी में, इंक्लूडिंग लिस्टेड कंपनी, कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट होना कंपलसरी होता है, जस्ट टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट और टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। हर बड़ी कंपनी को कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने होते हैं। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उन कंपनीज में हर कोई नहीं बन सकता। आई होप आप एक मिनिस्ट्री का नाम जानते हो, MCA, विच गवर्न द कंपनीज एक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है, जैसे आप जानते हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, वैसे एक इंस्टीट्यूट है MCA का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसका एक एग्जाम कंडक्ट करता है। ये पास जो लोग होते हैं वही केवल किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। सो आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड विद दिस एग्जाम ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एंड नॉट ओनली क्वालिफाइड, मैं अभी कुछ कंपनीज के बोर्ड पर सर्व भी कर रहा हूं एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो आई एम ऑल्सो सर्विंग एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन सम ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंपनीज। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये नाम आई होप क्या ये सबने सुना हुआ होता ही है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने कोर्स किया हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप इन इमर्जिंग इकोनॉमी, कि इंडिया जैसी बढ़ती हुई इकोनॉमीज में एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेसेस कैसे डेवलप होते हैं। तो ये भी मैंने किया हुआ है। ऑब्वियस है बेटा, लिख देता हूं, तुम बोल रहे हो इसलिए, ये तो किया हुआ ही है। सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन। As far as my profession is concerned, my experience is concerned, मैं पिछले जब से CA बना हूँ 12-13 सालों से पढ़ा रहा हूँ। सो वर्किंग एज एन अकेडमिशियन, अब तक करीब 13-14 हज़ार बच्चे पढ़ा चुका हूँ CA CS के। और अपार्ट फ्रॉम द अकेडमिक्स मैं प्रैक्टिस करता हूँ। सो एज ऑफ नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एज वेल एज ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर। सो आई होप प्रैक्टिस समझते हो सब लोग,
सीए बनकर आप दो ही काम कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो, जॉब भी और प्रैक्टिस भी. आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट 12-13 ईयर्स एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. दिस इज अबाउट मी. हाँ, कर सकते हैं. ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है मुझसे. कभी धीरे धीरे, अभी आज फर्स्ट डे है, सारी बातें करेंगे, नो डाउट सारी बातें करेंगे. सीए एक साथ कैसे कर सकते हैं सब, इसीलिए मैं कर पाऊंगा. कभी इनके आंसर डिटेल में दूंगा, पक्का दूंगा. बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे क्या नहीं, ऐसा नहीं. ये तीनों मैंने साथ में किए थे बस भाई, और क्या करूंगा. ये सब यहीं से किया हुआ है, नाहटा से ही. इट्स अ जर्नी ऑफ 5 years, 2016 to 2011. ये साथ में किया हुआ है. सी और CS एज वेल एज बीकॉम तो चल ही रहा था. चलिए फाइनली मुद्दे पर आते हैं. कॉर्पोरेट लॉज स्टार्ट करते हैं. मैं क्या पढ़ाऊंगा वो भी आपको बता देता हूं. मैं 30 मार्क्स का पार्ट तो आपको अदर लॉज में पढ़ाऊंगा, अदर लॉज में पढ़ाऊंगा आपको, और कॉर्पोरेट लॉ में आपको 20 मार्क्स का पार्ट पढ़ाऊंगा. बचा हुआ 50 मार्क्स का पार्ट आपको तरुण महाजन सर पढ़ाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. कॉर्पोरेट लॉज, दोज लॉज विच गवर्न द कॉर्पोरेट्स ऑफ दिस कंट्री आर कॉल्ड कॉर्पोरेट लॉज. तो क्या आप मुझे बताओगे किन्हें कहते हैं कॉर्पोरेट्स? किन्हें कहते हैं? कंपनीज, HUF, इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म्स. क्या कहते हैं इन सबको आपके हिसाब से? कॉर्पोरेट्स. गलत. इन सबको हम कहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. इसमें एक और नाम लिख लेते हैं, LLP. इन सबको कहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. कॉर्पोरेट्स क्या है? केवल 2, बाकी सब नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं. केवल कंपनीज और LLP को ही कहा जाता है कॉर्पोरेट्स. सर हमने तो सुना था बिजनेस करने के 4 ऑर्गेनाइजेशन से, मोस्ट पॉपुलर, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी और LLP. 4 मोस्ट पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन इन अवर कंट्री. बिल्कुल, वो बिजनेस करने के ऑर्गेनाइजेशन है. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफ 2 पार्ट्स, आर ऑफ 2 टाइप्स, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस. कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस केवल 2 हैं, कंपनीज एज वेल एज LLPs. इन्हीं को कहते हैं केवल कॉर्पोरेट्स. तो किन्हें कहते हैं कॉर्पोरेट्स? और अच्छा वर्ड लिखूं? द एक्चुअल वर्ड इज बॉडी कॉर्पोरेट. मतलब क्या? मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो एक अपने आप में बॉडी है. बॉडी मतलब क्या? जैसे आपकी और मेरी एक सेपरेट बॉडी है, आपको और मुझे हमारी बॉडी से जाना जाता है, वैसे ही इनको भी इनकी बॉडी से जाना जाता है. और दे आर नॉट हैविंग नेचुरल बॉडी, दे आर जस्ट हैविंग कॉर्पोरेट बॉडीज दैट मेक्स देम सेपरेट फ्रॉम द अदर बॉडीज. इन लोगों को क्या कहा जाता है? बॉडी कॉर्पोरेट्स. इनकी भी एक बॉडी है इसलिए सेपरेट है, पर इनकी नेचुरल बॉडी नहीं है. इनकी बॉडी कौन सी है? कॉर्पोरेट बॉडीज. मतलब इनकी बॉडीज किससे बनी है? किसी ना किसी लॉ के थ्रू बनी है. ये जो कॉर्पोरेट्स हैं, आपके और मेरे जैसे नेचुरल नहीं है, इसलिए आपके और मेरे जैसा इनका बर्थ नहीं होगा. नेचुरल पर्सन का होता है बर्थ, और फिर इनकी होती है डेथ. कॉर्पोरेट्स का क्या होता है? बर्थ नहीं होता, इनका होता है इनकॉर्पोरेशन. अब कुछ समझ में आया? इनकॉर्पोरेशन वर्ड आपने खूब सुना होगा. इनकॉर्पोरेशन इज द प्रोसेस. किस बात की प्रोसेस? इनके एग्जिस्टेंस को लाने की प्रोसेस को इनकॉर्पोरेशन कहते हैं. किसी कॉर्पोरेट के बॉडी को एग्जिस्टेंस में लाने की प्रोसेस को इनकॉर्पोरेशन कहते हैं. आपकी और मेरी बॉडी का एग्जिस्टेंस बर्थ से आता है, इनकी बॉडी का एग्जिस्टेंस इनकॉर्पोरेशन से आता है. तो फिर हमारी डेथ होती है, देखिए वाइंड अप, इनका वाइंडिंग अप होता है. इनकी बॉडी को खत्म करने का तरीका क्या है? वाइंडिंग अप. आप खुद सुनो, सोचो ना. आपने आज तक ये सुना है पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर कैसे होती है? आपने आज तक सुना है प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन? आप बोलते हो पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन. कभी भी ये तो नहीं बोलते कंपनी का रजिस्ट्रेशन, बोलते हैं कंपनी का इनकॉर्पोरेशन.
क्योंकि कंपनी तब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी जब तक वो प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इनकॉर्पोरेशन। सो कॉर्पोरेट लॉ पढ़े उसके पहले हम समझ रहे हैं कॉर्पोरेट्स क्या। कॉर्पोरेट्स वो जिनकी क्या है, एक बॉडी। और अब फाइनल वर्ड लिख देता हूं यार, क्यों परेशान करना आपको, जो आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये वर्ड सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों है? क्योंकि हर एंटिटी अपने आप में दूसरे से क्या है, अलग। क्योंकि उन सबकी क्या मानी जा रही है? सेपरेट सेपरेट बॉडी। कौन सी बॉडी? कॉर्पोरेट बॉडी। और इसी को कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट्स। क्या अभी बात क्लियर है? और ऐसे लॉज जो इन कॉर्पोरेट्स को गवर्न करने के लिए बनाए गए हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? कॉर्पोरेट लॉज। हमारे यहाँ बेसिक कॉर्पोरेट्स ही दो हैं, कंपनीज और एलएलपीज। तो जल्दी से बता दो, कॉर्पोरेट लॉ के नाम पर आप क्या पढ़ने वाले हो? कंपनीज एक्ट, दैट्स इट। ये है आपका 70 मार्क्स का सिलेबस। कंपनीज एक्ट का कुछ पार्ट पढ़ाएंगे, पूरा कंपनीज एक्ट आपको नहीं पढ़ाएंगे, और एलएलपी एक्ट और आपको पढ़ा रहे हैं। तो हम स्टार्ट भी यहीं से करेंगे, कॉर्पोरेट लॉज। फिर से पूछ रहा हूं, जल्दी जल्दी से बता दो, कॉर्पोरेट लॉज किसको कहते हैं? ऐसे लॉज जो किन पर लग रहे हैं? कॉर्पोरेट्स पर। मेजर कॉर्पोरेट्स कितने हैं? कंपनीज और। तो कॉर्पोरेट लॉज के नाम पर कौन से लॉज हैं? कंपनीज एक्ट और एलएलपीज एक्ट। ठीक, बहुत बेसिक चीजें सीखेंगे, लेकिन अच्छे लेवल की है। बेसिक्स ही यहां के लिए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अब एक और चीज सीखो, ये बनाता कौन है? ये लॉ किसने बनाई है? आरओसी। तो एक चीज और सीखो, अब तो आरओसी सही है या गलत अभी उस पर भी बात करते हैं। एक चीज और सीखो, एक होता है लॉ जिससे आप गवर्न होंगे, और एक होगा गवर्नर जो आपको गवर्न करेगा। उसको अच्छी टर्म्स में क्या बोलते हैं? रेगुलेटर। सो वन थिंग इज लॉ एंड अदर थिंग इज रेगुलेटर। बैंकिंग कंपनीज को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। लेकिन कौन से लॉ के थ्रू? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू। तो वन थिंग इज लॉ, अदर थिंग इज रेगुलेटर। आर यू गेटिंग इट? बैंकिंग कंपनीज पर एक लॉ लग रहा है ना, तो हम कह देते हैं बैंकिंग कंपनीज का रेगुलेटर आरबीआई। तो आरबीआई क्या देखेगा? बोले चेक करेगा लॉ फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कौन सा लॉ? तो कह रहे हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। आरबीआई हर कुछ नहीं देख सकता, ये देखेगा ये लॉ फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पहले लॉ तो हो उसके लिए। सो एक लॉ होता है और एक रेगुलेटर होता है। तो अब वही बात यहां करते हैं, कंपनी किससे गवर्न हो रही है? कंपनीज एक्ट से। द क्वेश्चन इज हु इज द रेगुलेटर? एमसीए। तो कुछ लोग कह रहे थे जैसे आरओसी, तो ब्रॉडर टर्म सीखो। आरओसी इज नॉट द एक्चुअल रेगुलेटर, द मेन रेगुलेटर इज एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसकी मिनिस्ट्री है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नहीं होती। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इज द रेगुलेटर। सर हमने तो सुना था आरओसी गवर्न करता है, सुना होगा आपने यार, हाँ या ना? एक तो मुझे बताओ, कितनी बजे से बैठे हो आप यहाँ पर? कितनी बजे से क्लास थी आपकी? मतलब मेरा पूछने का इंटेंशन ये, कुछ लोग जो बहुत ज्यादा मायूस उदास लग रहे हैं, समस्या है कुछ जीवन में आपके? देखो, एक समस्या हो सकती है कि बड़ी मुश्किल से फाउंडेशन का एग्जाम खत्म हुआ था, वापस बुला लिया हमको, ये समस्या हो सकती है। एक आपकी पुरानी समस्या हो सकती है कि 12th के बाद से खत्म हो गया जीवन, 12th में आए, 12th के बाद सबने बोला फाउंडेशन कर लो, हम फाउंडेशन में आ गए। 12th के बाद फाउंडेशन में छुट्टियां और नहीं थी, बैच स्टार्ट कर दी अर्ली बर्ड। या तो ये समस्या हो सकती है आपको, उधर अलग ही समस्या चल रही है एक। क्या हो गया? लफड़ा हो गया? तो ये जो कुछ लोग मायूस से बैठे हो, मुंह उतार के बैठे हो, आपको किसी ने बोल के भेजा है यहाँ कि इंटर में ऐसे टेंशन में ही बैठना पड़ेगा? नहीं ना, तो नॉर्मल बैठो ना यार, इतनी टेंशन क्यों है आपको? कुछ टेंशन है क्या? पूछ रहा हूं मैं तो फिर भी आपसे, कोई समस्या है? अरे अभी तो बताओ, कोई समस्या है क्या? नहीं है तो नॉर्मल बैठो ना, इतने टेंशन में क्यों बैठे हुए हो? लास्ट क्लास है ना आपकी, कि मेरे बाद भी कोई और क्लास है? बस, तो आपको जब लगे तब छोड़ दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलो ना कि हो गया सर, अभी मत बोल देना 2 मिनट में ही,
पर मतलब आप बोलोगे तब छोड़ दूंगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है। मनोज सर ने भले लेट छोड़ा होगा, मैं टाइम पर छोड़ दूंगा आपको। मैं बहुत ज्यादा याद करके आता भी नहीं हूं, एक दिन का जल्दी खत्म हो जाता है मेरा। एक दिन का एक दिन ही याद करके आता हूं मैं, उस दिन जिस दिन खत्म हो जाता है उसके बाद छोड़ भी देता हूं। मेरा डेली का है, डेली जाके घर पे जाके पढ़ता हूं, यहाँ के पढ़ा देता हूँ, उससे ज्यादा मेरे को आता भी नहीं एक दिन से ज्यादा का। तो आप लोड मत लो, शांति से बैठो नॉर्मली, क्यों इतने स्ट्रेस में बैठे हुए हो। आपको किसी ने बोला होगा यार फाउंडेशन में कि आरओसी इज द रेगुलेटर, पढ़ते पढ़ते आपने 1000 बार नाम सुना होगा कंपनीज एक्ट, जब जब भी पढ़ रहे थे बेसिक ऑफ द कंपनीज फाउंडेशन में आरओसी 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 आरओसी। या अगर फंडे ही बदल दिए सर आपने, आप कह रहे हो कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ऑनलाइन वालों अगर जिंदा हो तो जिंदा रहने का सबूत दो, मतलब आंसर करो जो मैं पूछ रहा हूं। सो तो नहीं तो रजाइयों में बैठ के उधर घर में कि बड़ा ठंड लग रही है सर, पड़े हुए हैं मोबाइल हाथ में, कभी मुंह पे गिर रहा है, नींद आ रही है। तो जिंदा होना पक्का, ठीक है तो आंसर करो। आपने बिल्कुल सुना है, जैसे आप कह रहे थे आरओसी, ये डेफिनेटली बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आरओसी पिक्चर में आता है। बट सर आप तो कह रहे हो रेगुलेटर इज एमसीए, तो व्हाट इज एमसीए, व्हाट इज आरओसी? जब तक हमें यही नहीं पता क्या ही कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं अपन, क्यों ही पढ़ रहे हैं? तो सीखो। ये जो है ना कहानी, वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें से एक मिनिस्ट्री क्या है? एमसीए। इनके ऊपर है पूरा दारोमदार पूरा कंपनीज एक्ट चलाने का। नाउ द हाउ दे गवर्न, कैसे चलाते हैं वो? दिल्ली में बैठ के पूरे देश की कंपनियों को मैनेज कर लें डेली बेसिस पर? इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। अच्छा पहले तो ये और बात कर लें, अपन कंपनीज एक्ट पढ़े उसके पहले कितनी कंपनियां हैं आपके हिसाब से हमारे देश में? जो इतने बड़े एक्ट बना रखे, इतना नाटक चला रखा है, कितनी कंपनी होंगी आपके हिसाब से? अच्छा कंपनी मतलब पार्टनरशिप फॉर्म, एचयूएफ, कुछ भी नहीं, कंपनी। कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट, आपके हिसाब से कितनी होंगी हमारे इंडिया? एनी गेस? 50,000। अच्छा बताओ चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने हैं हमारे देश में? चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने है ना? इट्स मोर देन 4 लाख, 4 लाख से ज्यादा ही है। कंपनियां कितनी है? 1000 प्लस। भाई बात बताओ यार, तुम्हारे हिसाब से देश बर्बाद तो नहीं हो गए अपन? 1000 कंपनियां, 1000 कंपनियों के लिए इतने सारे, इतने लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट, हजारों कंपनी सेक्रेटरीज, मोर देन 4 लाख। अच्छा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात कर रहे हो आप, ऋषि का सबसे पास आप ही हो इस पूरे आंसर के। हमारे देश में 16 लाख से ज्यादा कंपनियां हैं। आप कौन से देश में, कौन से देश में बैठे हो? आपको क्या लग रहा है 1000 कंपनी? 1000 कंपनी इंदौर में 1000 कंपनियों से ज्यादा है। 1000 तो मैं क्या ही बोल रहा हूँ, मतलब क्या ही होगा 1000 कंपनियों से इंदौर में? 4000 तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है इंदौर में, 900 कंपनी सेक्रेटरीज है इंदौर में। पूरे देश में 75,000 कंपनी सेक्रेटरीज है, 4 लाख से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एक कंपनी में कितने सीए होते होंगे? ये मैटर नहीं कर रहा कि हर कंपनी सीए रखती होगी या नहीं रखती होगी फुल टाइम। कोई किसी भी कंपनी को फुल टाइम सीए रखना जरूरी नहीं है। हाँ हर कंपनी को ऑडिट करवाना जरूरी है, और एक सीए 40 कंपनी की ऑडिट भी कर सकता है। कर रहे हैं लोग। इसीलिए बस मैं यही चाहता हूं, हम ना समझदारी से पढ़ें किसी भी चीज को, हमें उसके आसपास की चीजें पता हो। पढ़ेंगे डेफिनेटली कंपनीज एक्ट ही पढ़ेंगे, वो तो पढ़ ही लेंगे। मैं कुछ सिखाना चाहता हूं आपको कि ऐसे पढ़ें, पहले बेस क्लियर कर लें। तो एमसीए है, 16 लाख से ज्यादा कंपनियां। वो सोचे अगर हम दिल्ली में बैठ के पूरे देश की गवर्न कर लेंगे, नॉट एट ऑल पॉसिबल। क्या किया उन्होंने? एमसीए ने अपने आप को पहले अलग अलग रीजन में बाइफरकेट किया। जैसे कि रीजन क्या होते हैं? रीजन क्या होते हैं? जैसे आप खुद आईसीएआई के एक रीजन का हिस्सा हो। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ऐसे चालू होता है, CRO। दिस C स्टैंड फॉर सेंट्रल रीजन। ICAI is divided into 5 regions: नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड सेंट्रल। आप और हम सेंट्रल रीजन में आते हैं आईसीएआई के। आईसीआई वहां बैठकर, दिल्ली में बैठकर 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट और 12-13 लाख स्टूडेंट्स को गवर्न नहीं कर सकती एक साथ। उन्होंने क्या किया? आईसीआई को अलग अलग रीजन में डिवाइड किया। ऐसे कितने रीजन है आईसीआई के? 5। सेंट्रल रीजन में कवर होता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना? ऐसे करके 7 स्टेट्स हैं सेंट्रल रीजन में। क्या हो रहा है?
कैसा नहीं है मतलब? हाँ तो सेंट्रल सबका नंबर कैसे? तुमने अभी बेंगलोर वाले किसी सीए स्टूडेंट से बात करी क्या? उसका रजिस्ट्रेशन नंबर एसआरओ है। हाँ अभी आपको कितने साल हुए सीए में आए हुए? 1 साल। मेरे को 19वां साल है सीए में आने के बाद से। मैं पूरा इंडिया ट्रेवल करता हूँ आईसीए और आईसीएसआई के मेंबर्स को पढ़ाने के लिए। आई डोंट ओनली टीच स्टूडेंट्स, मैं मेंबर्स को भी। आप मुझे सीए बनने के बाद भी देखोगे, सीएस बनने के बाद भी देखोगे। आई ट्रेवल अक्रॉस द कंट्री टू टीच द मेंबर्स। मैं केवल स्टूडेंट्स को नहीं, मैं मेंबर्स को भी पढ़ाता हूँ पूरे इंडिया में, अलग अलग चीज़ों के सेशंस लेने के लिए। मेजरली वैल्यूएशन पर पढ़ाता हूँ मैं पूरे मेंबर्स को। सो एसआरओ से नंबर चालू होता है उनका। आप मुंबई वाले, आप ट्रेनिंग करने जाओगे मुंबई में आर्टिकल शिप करने, उनके नंबर डब्ल्यूआरओ चलेंगे। तो कभी भी अगर अपनी इज्जत रखनी है तो किसी भी स्टूडेंट से ये मत पूछना तेरा सीआरओ नंबर क्या है, वो बेवकूफ समझेगा, क्योंकि उनके यहाँ सीआरओ चलता ही नहीं। बोलेगा ये सीआरओ क्या होता है, हमारा तो डब्ल्यूआरओ है। तो दिस इज नॉट सीआरओ नंबर, दिस इज रजिस्ट्रेशन नंबर। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर बोलना किसी से, अदरवाइज आपको बेवकूफ समझेगा, है ना। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अब आपको पहला डाउट यही आएगा कि सर रीजन में डिवाइड क्यों करना है। अब समझो, इंदौर में भी तो एक चैप्टर ऑफिस है। इंदौर में ऑफिस है या नहीं, इंदौर ब्रांच है या नहीं आईसीआई का, समझना। अब चीजें समझोगे तो पूरा फाउंडेशन पढ़ लिया। सीआरओ क्या है आज पता चला। हाँ तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम पता नहीं लगाना चाहते, हमको लगता है ऐसे ही चलता होगा। मेरे को वही प्रॉब्लम है। आप जब अभी हमने आज से पहले दिन स्टार्ट किया, अब आप धीरे धीरे, मेरा नेचर भी, मुझे यही प्रॉब्लम है बस कि हमसे किसी ने बोला ये प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर ही हो सकते हैं, हमने उस दिन से रट लिया ना, ये पूछा 200 क्यों और प्राइवेट में ही क्यों, पब्लिक में क्यों नहीं, ना हमने उससे किसी से पूछा, ना हमने कभी खुद ने जानने की कोशिश करी। यही बेसिक प्रॉब्लम है और इन्हीं के आंसर करूंगा लॉ पढ़ाते पढ़ाते कि ये सीखो तो मजा आएगा। लॉ पढ़ने में हर चीज का एक लॉजिक है। वो क्या लॉजिक है, जब जब जो प्रोविजन आएगा बात करेंगे। तो क्यों किया रीजन में डिवाइड? कैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मैनेज करोगे बताओ ना, मैं बैठ के दिल्ली में बैठ के। अरे देश की सरकार पूरा देश एक साथ नहीं चला सकती, इसलिए हर छोटे छोटे पार्ट कर रखे हैं देश के स्टेट में बांट के। और मोदी जी वहां बैठ के पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चला सकते, इसलिए अपने पास एक छोटी सी मिनिस्ट्री रखी, बाकी बची हुई मिनिस्ट्री सब अलग अलग लोगों में बांट दी। डिवीजन ऑफ वर्क तो चलता ही है ना। मोदी जी फाइनेंस हैंडल नहीं कर सकते तो फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग है, डिफेंस मिनिस्ट्री अलग है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री अलग है। ऐसी 80 मिनिस्ट्रीज है सेंट्रल गवर्नमेंट में। मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं अकेले, मोदी जी केवल उन सबको लीड कर रहे हैं। काम तो मिनिस्ट्रीज में हो रहा है। मिनिस्ट्रीज में भी कुछ नहीं हो रहा है, मिनिस्ट्रीज अलग अलग डिपार्टमेंट में बटी हुई है। मिनिस्ट्रीज में भी क्या होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट। चलो मैं आपसे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं। पहले दिन है, अभी 1-2 दिन लगेंगे चीजों में। बजट कौन बनाता है? देखो आपके आंसर देखना अभी, बजट कौन बनाता है, चलिए बताइए। फाइनेंस मिनिस्टर, पहला आंसर। बजट कौन बनाता है? फाइनेंस मिनिस्टर। सर मैंने ऐसे क्वेश्चन किए थे बट आंसर में मिला कि लॉ में यही लिखा है, इसलिए डिकोड करेंगे कि लॉ में ऐसा क्यों लिखा है, जानने की कोशिश करेंगे। उसके पहले आपको एक और चीज बताता हूं ऐसा क्यों। मेरी एक बात सुनो आप, ये जितने भी लॉ हैं ये कोई तो लिखता होगा यार आपके हिसाब से। अच्छा आपने कौन कौन से एक्ट सुने हैं आज तक, नाम बताओ। चलो 2-4 कंपनीज एक्ट नाम सुना है आपने, एलएलपी एक्ट नाम सुना, और क्या आपने पार्टनरशिप एक्ट सुना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सुना है, सुने सब नाम। क्या कहां से निकल कर आई? खुदाई में से मिले हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की? कहां से मिलेंगे लॉ, कहां से मिले? हाँ पार्लियामेंट से। किसी ने बनाया है क्या? मैं तो ये पूछा, चलो और सिंपल कर देता हूं। ये लोग बनाए हैं या किसी ने बनाया है? किसी ने बनाया है। किसने बनाया है? आपके या मेरे जैसे किसी पर्सन ने बनाया है? हाँ वो अलग बात है, वो मिनिस्ट्री में बैठा है, पर किसी व्यक्ति ने बनाया। अगर किसी व्यक्ति ने बनाया तो कुछ सोच के बनाया होगा। उस सोच तक अगर हम पहुंच जाए तो लोग समझ में आने लग जाएंगे। सिंपल। लॉ किसी व्यक्ति ने बनाया, आपके और मेरे जैसे। भगवान ने बनाया होता तो हम बोल देते कि ब्रह्मा जी की वाणी है। जैसे वेद हैं हमारे पास 4, हम आर्ग्यू नहीं कर सकते वेद के लिए कि क्या लिखा है, बोले ये बोला तो उन्होंने यही करना है। ये तो कहीं से नहीं मिले ना, किसी ने बनाया ना, इसका मतलब कुछ सोच के बनाए होंगे। वो सोच हम डेवलप करने, लॉ समझ में आने लगेगा, मजा आएगा लॉ को पढ़ने में।
तो आज के बाद जब भी लॉ पढ़ो, माइंड सेट क्या रखना कि ये साला किसी ने बनाया है, कुछ रीजन होगा इसके बनाने का। हाँ, लिमिट 200, 250, 50, 100, जब जब ऐसी लिमिट आती है तो हमको कहीं तो जाके रुकना पड़ेगा कि भाई 40 लाख तक पे जीएसटी नहीं लगता, तो वो 40 रखनी पड़ेगी उनको लिमिट। कभी दिमाग खराब होगा 50 कर देंगे, कभी दिमाग खराब होगा पॉपकॉर्न 3 पार्ट में बांट देंगे, उसका कोई लॉजिक नहीं। फिर बेवकूफी का कोई लॉजिक नहीं होता। बेवकूफी अपने आप में एक लॉजिक है कि बेवकूफ है इसलिए ऐसा कर रहा है, बट अदरवाइज ये ऐसा होगा, ये वैसे होगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, इसका लॉजिक है क्योंकि किसी ने बनाया, हमारे जैसे किसी व्यक्ति ने। तो वापस से रीजन क्यों बांटे? क्योंकि हमें हर काम को छोटे छोटे पार्ट में क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या तुम्हारा रीजन तुम संभालो, तुम्हारा रीजन तुम संभाल लो। जैसे आईसीआई का हेड ऑफिस तो कहां है? दिल्ली, लेकिन सेंट्रल रीजन का हेड ऑफिस कहां है? कानपुर। तो उनको बोल रखा है 7 स्टेट के चार्टर्ड अकाउंटेंट और स्टूडेंट तुम संभालो। अब वो कह रहा है मैं कानपुर में बैठ के इंदौर कैसे संभालूंगा सर, यहाँ अकेले 4000 चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो बोले जिस भी सिटी में एक लिमिट से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाए उस सिटी में जाकर क्या बना दो, चैप्टर। तो हमारा इंस्टीट्यूट कितने पार्ट में चल रहा है? 3 पार्ट में। सबसे ऊपर कौन बैठी है? सेंट्रल काउंसिल। उनके नीचे रीजन को चलाने के लिए क्या बैठी हुई है? रीजनल काउंसिल। और फिर उनके नीचे कौन बैठे हुए हैं? ब्रांच ऑफिसर्स। आईसीएसआई में चैप्टर बोलते हैं, आईसीएआई में इन्हें क्या बोलते हैं? ब्रांचेस। ये ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। अब यहां कौन बैठा है चलाने के लिए? ब्रांच कौन चलाएगा? रीजनल काउंसिल कौन चलाएगा? सेंट्रल काउंसिल कौन चलाएगा? तो देश कौन चला रहा है? 2 तरह के लोग मिलके। नहीं यार, किसने बोला देश प्राइम मिनिस्टर चला रहा है? आपको लगता है मोदी जी सब कर रहे होंगे? ओवरव्यू कर सकते हैं क्या? हजारों लोगों का स्टाफ है, ब्यूरोक्रेट्स। सुना आपने? ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी, और सिंपल टर्म्स ऑफिसर्स। और दूसरा पब्लिक के, बहुत बढ़िया आता है आपको सब, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव। ऐसे देश भी कौन चला रहा है? ये दो मिलके। वैसे आईसीआई के ब्रांच, रीजनल काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल भी कौन चला रहे हैं? 2 मिलके। सर क्या बात कर रहे हो? ऑफिसर्स? हाँ, यहाँ पर आईसीआई अपने ऑफिसर्स अपॉइंट करती है। सर वहीं तो समझ में आ रहा है, ऑफिसर ही समझ में आ रहा है, बस पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहां कहां से आ गए? तो आपके हर काउंसिल में भी कौन बैठे होते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेंबर बन के। सर क्या बात कर रहे हो? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे चुन के जाते हैं? मुझे भी जाना है सेंट्रल काउंसिल में, दिल्ली बैठूंगा, सीए के इंस्टीट्यूट चलाऊंगा पूरे को। क्या होंगे इन सबके लिए? क्या बात कर रहे हो? सीए में इलेक्शंस होते हैं, अभी हुए थे, अभी वापस है 18 फरवरी को। अभी हुए थे, अभी वापस है। कौन से हुए थे? अभी इन 2 काउंसिल के इलेक्शन हुए थे दिसंबर में, सेंट्रल काउंसिल और रीजनल काउंसिल के इलेक्शन हो गए, रिजल्ट आ गया, सब हो गए। और अब किसके चुनाव में? फरवरी में ब्रांच के। कुछ सीए मेंबर खड़े होंगे, चुनाव लड़ेंगे, उनमें से जो जीतेगा, जीतने के कुछ रूल होते हैं, जिसको ज्यादा वोट मिले उनमें से जो जीतेंगे वो ब्रांच में जाके अपॉइंट होंगे। ब्रांच में आईसीआई के ऑलरेडी ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं, फिर ये ऑफिसर्स और ये मेंबर्स मिलकर ब्रांच चलाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? ये सब होता है, ये हमें समझ में आना चाहिए। कंपनी बाद में चला लें हम, पहले हमारा इंस्टीट्यूट कैसे चल रहा है वो तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, जिसके हम पार्ट है। बहुत बढ़िया। सर ये सिकासा क्या होता है? सुना होगा आपने नाम, सिकासा। अब क्या है सिकासा? तो सही बताऊं तो द कॉन्सेप्ट इज कासा, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स एसोसिएशन। तो कासाज आर स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये स्टूडेंट एसोसिएशन होते हैं। सेंट्रल रीजन के स्टूडेंट एसोसिएशन को क्या कहेंगे? सिकासा, सेंट्रल इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट एसोसिएशन। मुंबई में सिकासा नहीं चल रहा है, मुंबई में विकासा चल रहा है, वेस्टर्न इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट एसोसिएशन। ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट एसोसिएशन होता है, वो स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटीज करते हैं, देखा होगा आपने भी। अभी आप भी जब इंटर के बाद आर्टिकलशिप करने जाओगे तो आपके पास भी ऑफर आएंगे कि यार स्टूडेंट एसोसिएशन में आजा, मेंबर बन जा, काम करेंगे, नेतागिरी का जिनको शौक होता है वो जा सकते हैं। कॉलेज में भी तो होते हैं स्टूडेंट एसोसिएशन, वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी है।
सब होता है, हम सीखने समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आ जाता हूं वापस ऊपर ही, एमसीए की बात कर रहे थे, उस बीच में एक और बात हो गई। हाँ ठीक है, एक और बात हो गई, बजट कौन बनाता है? तो आप सबका आंसर क्या था? फाइनेंस मिनिस्टर। एक थोड़ा सा रिफाइंड आंसर था फाइनेंस मिनिस्ट्री। पहली बात तो ये दोनों ही आंसर पूरे सही नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बना सकता। आपको लगता है फाइनेंस मिनिस्टर बजट बना लेगा? आपको लगता है उनमें से किसी को भी इतनी समझ है वो बजट बना लेंगे? आप भी जानते हो वो 543 लोग कैसे बैठे हुए हैं, उनमें से 43 बजट की स्पेलिंग भी ढंग से लिखते ना, तो बहुत बड़ी बात है। हम भी जानते हैं हमने कैसे लोगों को बिठा रखा है वहां लोकसभा में, है ना। सो आपको लगता है वो बजट बना लेंगे? लालू यादव जी रेलवे मिनिस्टर थे किसी जमाने में, आपको लगता है वो रेलवे बजट बना लेंगे? पूरा लिख देना लालू यादव जी रेलवे बजट इंग्लिश में एक बार, तो लोग, कई लोग अपनी डिग्रियां सरेंडर कर दें। तो मिनिस्टर नहीं बनाता, कौन बनाता है? मिनिस्ट्री। ये तो तय हो गया। मिनिस्ट्री में कौन बैठा है? वही ब्यूरोक्रेट्स। तो आपको सही आंसर भी दे देता हूं, फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है बेटा, डीईए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये बनाता है बजट। तो पहले गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर प्रिपेयर्स द बजट फॉर दिस कंट्री। ठीक, तो हमारे एमसीए का पहला डिवीजन, एमसीए का पहला डिवीजन क्या? रीजन। लास्ट 5 मिनट आपको बता दूंगा सारा डिस्कशन क्यों कर रहा था, कुछ लेके जाओगे बहुत अच्छा नॉलेज सेंस में, सुनना बस। एमसीए वहां बैठ के 16 लाख कंपनियां, लाखों एलएलपीस को गवर्न नहीं कर सकता। एमसीए ने अपने आप को किस में बांट रखा है? रीजन में। वो रीजन वाला कह रहा है तुमने 5-5 6-6 स्टेट पकड़ा रखी है मेरे को, 4 लाख कंपनियां हो गई मेरे रीजन में। कुछ नहीं होना है, हर रीजन में कुछ कुछ स्टेट्स हैं और हर स्टेट में हमने हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव बिठा रखा है, जिसको क्या बोला जाता है। तो आज ये सीख के जाओ पहली बात तो कि आरओसी की पोजीशन कहां है। वो एमसीए का ऑफिसर है छोटा सा, ऐसा हर स्टेट में आरओसी बैठा है। हमने तो आरओसी आरओसी पढ़ा था, तो हाँ एमपी की जितनी भी कंपनियां हैं उसके लिए आरओसी कौन सा लगेगा? जो एमपी का आरओसी है। तो एमपी में आरओसी है क्या? हाँ, कहाँ है? ग्वालियर में, जबलपुर में हाई कोर्ट है एमपी की, ग्वालियर में एमपी आरओसी का ऑफिस है, वहां बैठा है, वो गवर्न कर रहा है पूरे एमपी की कंपनीज को। ये कौन है यहां जो बैठता है ना? मुझे लगता है ये नाम भी शायद आपने कभी सुना हो। अब मैं आपको यही बता रहा हूं, प्रॉब्लम यहां है। आपको आज तक कई बार बोला गया होगा आरडी आरडी आरडी, बच्चों को नहीं पता आरडी कौन है। आरडी वो जो कहां बैठा हुआ है? रीजन में। रीजन कहां से आया? रीजन किसका है? तो ये 3 टियर स्ट्रक्चर है, टॉप लेवल एमसीए। एमसीए के अंडर में क्या बने हुए? अलग अलग रीजन। वो रीजन का जो हेड है उसे क्या बोलते हैं? रीजनल डायरेक्टर, आरडी। और ऐसे 5-5 7-7 स्टेट का एक रीजन है, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब वेस्टर्न रीजन में कवर होते हैं आरओसी के, एक रीजन में कवर होते हैं आरओसी के, एमसीए के सॉरी। और वो रीजन का हेड ऑफिस कहां है? अहमदाबाद में। तो जैसे आपके कंपनी लॉ ने कह दिया कि ये वाला काम करना है, किससे पूछ के करना? आरडी से। तो पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपकी कंपनी कौन सी स्टेट में? बोले मध्य प्रदेश में। बोले मध्य प्रदेश कहां आता है? बोले वेस्टर्न रीजन में। बोले वेस्टर्न रीजन का होगा है? बोले अहमदाबाद। तो आपको ये अप्रूवल लानी है तो कहां से लाओगे? अहमदाबाद वाले आरडी के पास जाकर। ये बच्चों को पता ही नहीं वो क्या करेगा कंपनी से पढ़ के, वो काम ही नहीं कर सकता जीवन में अपने, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। सीखो, ये रीजन का हेड डायरेक्टर है, रीजनल डायरेक्टर। ये यहाँ इंदौर में नहीं बैठा हुआ है आरडी, इंदौर में तो आरओसी भी बैठा हुआ नहीं है। पर अगर आपको कोई लाइजनिंग करनी पड़ गई तो जाना कहां पड़ेगा? उठ के ग्वालियर। या तो ऑनलाइन फॉर्म फाइल कर रहे हो, वो तो कर ही रहे हो, पर आपको बात करनी पड़ गई, कोई सेटिंग करनी पड़ गई, लाइजनिंग करनी पड़ गई, उठकर जाओ अपनी ऑफिस से ग्वालियर जाओ, वहां आरओसी मिलेगा। और अगर आरओसी ने बोला मैं नहीं करूंगा मेरा बॉस करेगा, तो आरओसी का बॉस बताओ कौन है? आरडी, द इमीडिएट बॉस ऑफ आरओसी। जल्दी बताओ इसके ऊपर कौन बैठा है? आरओसी के ऊपर आरडी। तो फिर आप उठ के जाओ अहमदाबाद, आरडी से मिलकर आओ। तो आपको पता होना चाहिए कि रीजन बटे हुए हैं, एमपी कौन से रीजन में आता है, इस रीजन का डायरेक्टर कौन है। तो एमपी की किसी भी कंपनी को अगर आरडी की अप्रूवल चाहिए तो एमपी कौन से में कवर होता है? अहमदाबाद आरडी में कवर होता है एमपी।
इसका मतलब सीखो, अब नीचे से ऊपर चलते हैं। स्टेट लेवल पर क्या बने हुए हैं? आरओसीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ऐसे कुछ कुछ स्टेट्स मिलाकर क्या बनाया हुआ है? रीजन। रीजन में कौन बैठा हुआ है? और ये सब किसके ऑफिसर्स हैं? दैट्स इट। अब आप पढ़ने के काबिल हुए हो कि ये काम आरओसी करेगा, ये काम आरडी करेगा। आपको अभी तक पता ही नहीं आरडी कौन है, आरओसी कौन है। लास्ट टाइम फिर रिपीट कर रहा हूं, द टॉप और रेगुलेटर कौन है? कंपनी जेड का रेगुलेटर एमसी है। एमसीए काम कैसे करता है? अलग अलग रीजन में बटा हुआ है, 4-5 रीजन बना रखे हैं। रीजन का जो हेड है दैट इज रीजनल डायरेक्टर। हर रीजन में कुछ कुछ स्टेट्स हैं और हर स्टेट में कौन बैठा हुआ है? एक आरओसी। तो हर स्टेट का एक आरओसी होता है। कंपनी एक्ट में तो हम ये लिख देते हैं बस कि ये काम आरओसी करेगा, ये काम आरओसी करेगा, लेकिन अगर वो कंपनी बेंगलोर की है तो कर्नाटक आरओसी के पास फाइल जाएगी, अगर वो कंपनी इंदौर की है तो एमपी आरओसी के पास फाइल जाएगी। हर स्टेट के आरओसी अलग अलग होते हैं। ठीक है यहां तक? चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।